करेंगे। पटना से ये खबर सामने आ रही है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पीएमसीएच के बाहर सड़क पर कार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे थे, आग कैसे लगी है फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आग की लपटें काफी ज्यादा भयावह है। वहां पर माइक पर लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि अगल बगल में लोग खड़े नहीं रहें। फायर ब्रिगेड को यह सूचना दे दी गई है कि फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाले। तो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, पीएमसीएच के बाहर की ये तस्वीर है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या इस बात की जानकारी अब तक हो पाई है कि आग किस वजह से लगी और क्या आग पर अब तक काबू पाया जा सका है? देखिए सुबह आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस फिलहाल प्रायोरिटी इस बात की कि कैसे आग को बुझाई जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का काम शुरू हो गया है। ठीक पीएमसीएच जो है उसे जो कनेक्टिंग रोड है वहीं पर ये कार खड़ी थी और उसमें अचानक से आग लग गई। लपटें इतनी भयावह हैं और जिस तरीके से धुआं उठ रहा है वैसे में आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आग किस कदर ये भयावह थी। बार बार जो पीएमसीएच के गार्ड है वो माइक पे अनाउंस कर रहे थे और पीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट हो गया था इस आग को देखकर और लोगों से कहा जा रहा था। आप देख रहे होंगे तस्वीर में दूसरी तरफ काफी संख्या में लोग खड़े हैं कार के ठीक ऊपर में, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसको लेकर लगातार वहां पर अवेयर किया जा रहा था, अनाउंस किया जा रहा था। संजय, क्या ये पुरानी गाड़ी है या किसी ने वहां पर पार्क करके छोड़ दी थी गाड़ी, वो कहीं गए हुए थे और वापस आए तो आग लग गई थी, या क्या हुआ वहां पर? देखिए सुबह जो जानकारी मिल पाई है, कोई शख्स आए थे, उसके बाद उन्होंने कार वहां पर पार्क की थी और उसके बाद इस तरह की घटना हुई है। अब इस बात की पुलिस पता लगा रही है कि क्या सीएनजी कार थी या किस तरीके से आग लगा, टेक्निकल फॉल्ट था। तमाम पहलुओं पर पुलिस छानबीन करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, एसआईआर पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने बोला है कि एसआईआर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो होनी ही है। पीएम ने सोशल मीडिया के जरिए कामों को लोगों तक पहुंचाने की बात कही। कड़ी मेहनत करें, हमें बंगाल चुनाव जीतना ही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से बातचीत के दौरान बंगाल चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी भी काफी ज्यादा गुस्से में मंच से नजर आई थी और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ये इस बात को दोहराया है कि एसआईआर तो हर हाल में होना ही है क्योंकि ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और इसके साथ ही उन्होंने तमाम सांसदों को निर्देश दिए हैं कि कड़ी मेहनत करें, सरकार के काम को आप लोगों तक हर हाल में पहुंचाएं और इस बार बंगाल चुनाव हमें जीतना ही है। एसआईआर पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। मैं नहीं मानता कि वोट चोरी हो रहे हैं। एसआईआर पर सवाल उठाने वालों को इलेक्शन कमीशन समझाए, चुनाव को मैनिपुलेट जरूर किया जा सकता है। साफ सुथरे हों, ट्रांसपेरेंट हों और किसी को शिकायत की गुंजाइश ना हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर एसआईआर को लेके खदशात हैं तो इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उन्हें समझाना चाहिए कि ये एसआईआर है क्या चीज़ और इसमें खतरा नहीं है। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं, मैंने कभी मशीन की चोरी की बात नहीं की है। मैं आज भी नहीं मानता हूं कि मशीन के जरिए इलेक्शन में चोरी की जा सकती है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर आप देखें तो एक हद तक जो यहाँ पे डिलिमिटेशन की गई वो भी इलेक्शन मैनिपुलेशन था। आपने एक पार्टी को खुश करने के लिए जम्मू में 6 सीटें बढ़ाई और बढ़ाई भी वहां जहां एक पार्टी को उसका फायदा मिल सकता था। वहीं तेलंगाना की कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं पर विवादित बयान दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू कितने भगवानों में विश्वास करते हैं, क्या 3 करोड़ इनके भगवान हैं? इतने सारे अगर हैं तो आखिर क्यों हैं? कुंवारे लोगों के लिए एक भगवान हनुमान, 2 बार शादी करने वालों के लिए एक और भगवान और शराब पीने वालों के लिए एक अलग भगवान। हर एक समूह का अपना एक भगवान है। इस तरह देवताओं के बारे में कोई भी एक मत है ही नहीं। ఎంతమంది దేవుళ్ళు 3 కోట్లు ఎందుకున్నాయి
పెళ్లి చేసుకొని వానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకు ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉన్నాడు। तेलंगाना के कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं वाले विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने इस बयान से हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने की बात कही तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेता बयान का बचाव करते नजर आए। हिंदुవులలో ఎన్ని దేవతలు जिनकी पूजा उनके भक्त अनुयायी अपनी श्रद्धा और परंपरा के मुताबिक करते हैं। दक्षिण भारत में धार्मिक उन्माद की आंच फैलाने में कांग्रेस जुटी हुई है। सीएम रेवंत रेड्डी के कथित बयान आग में घी का काम करने वाला है। हिंदुओं की धार्मिक भावना पर चोट करने वाला उनके बयान को कोई भी सनातनी नहीं स्वीकार करेगा, चाहे वह कांग्रेसी क्यों न हो। देखिए, बड़ा कंफ्यूजन है और जानकारी के अभाव में लोग इस तरह की बात बोल जाते हैं। कोटि की बात हुई है, करोड़ की बात नहीं है। कोटि कहते हैं श्रेणी को। एक करोड़ वाली बात लोग उस कोटि से जोड़ लेते हैं। ये कंफ्यूजन बड़े पैमाने पर हिंदू समाज में है। लोगों को समझना होगा कि 33 कोटि ईश्वर हैं। आस्थाओं पे सवाल खड़ा करना ये बहुत ही गलत है और मुझे ये बड़ी हैरत होती है कि कांग्रेस के कुछ नेता इससे पहले भी कहते रहे हैं। वो राम सेतु के बारे में उल्टे सीधे बयान उन्होंने दे दिया, कभी धर्म के बारे में बयान दे देते हैं, कभी वो कहते हैं कि सीता और राम ये सब जो है ना काल्पनिक कथाएं हैं। रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं और इनको सोच समझ करके इस तरह की बातें करनी चाहिए। कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, किसी के भी धार्मिक भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहिए। हम ये जानते हैं ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। अब किसने क्या बोला नहीं बोला वो उनकी पार्टी और वो जो बोलने वाले हैं वो ही इस पर प्रतिक्रिया दे तो ज्यादा रेवंत बेहतर। रेड्डी के विवादित बयान पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए, किसी धर्म जाति के खिलाफ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, देश की आज़ादी जब हम गुलाम थे, आज़ादी मिली थी तो देश के सभी धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। हम सभी धर्मों के, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे वो फिर ये गिरजाघर हो, मैं सबका समर्थन करता हूं। कौन क्या बयान जनता है उस पर बोलना हमारा उचित नहीं। वहीं बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के कलेजे पर प्रहार किया, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका ये बयान है। उन्होंने पूरे देश को नहीं बल्कि दुनिया के सनातन मानने वाले लोगों पर कलेजे पर प्रहार किया है और हमारे हिंदू देवताओं पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया है और इसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। वहीं तेलंगाना के कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी है जिसने पहले भी कई हिंदू विरोधी टिप्पणियां की हैं। रेवंत रेड्डी ने हाल ही में जुबली हिल्स उपचुनाव के दौरान कहा था कि कांग्रेस मुसलमानों के बराबर है, कांग्रेस केवल हिंदू धर्म को निशाना बनाती है, आस्था पर हमला करने के लिए ये कांग्रेस की डिफॉल्ट सेटिंग है। क्या राहुल गांधी इसके खिलाफ कोई रुख अपनाएंगे? हिंदू आस्था को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये बन चुकी है कांग्रेस की प्रणाली। जिस रेवंत रेड्डी जी ने अभी कुछ दिन पहले जुबली हिल बाईपोल के समय मुस्लिम वोट लेने के लिए कहा कांग्रेस इक्वल्स टू मुस्लिम, और कांग्रेस का तुष्टिकरण में क्या क्या बयान है हमने देखा। अब वो कहते हैं कि हिंदुइज्म में एक शराबियों का भगवान होते हैं, एक कुंवारों के भगवान होते हैं, एक मल्टीपल शादी करने वाले के भगवान होते हैं। कि इस प्रकार की टिप्पणी किसी और मजहब के बारे में की जा सकती है और कांग्रेस की लंबी फहरिस्त है। तेलंगाना के कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ी शब्दों में निंदा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक तरफ ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी जुबली हिल के चुनाव में ओपनली बोला था
कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आपको पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। और देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन इस योजना का सरदार पटेल ने कड़ा विरोध किया। पटेल का स्पष्ट मत था कि किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए सरकारी खजाने से पैसे का उपयोग नहीं होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरदार पटेल ने उस समय सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और उस समय दिवंगत फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित कर दी गई है। परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने विधि विधान के साथ पिता की अस्थियों को विसर्जित किया है। परिवार ने अस्थि विसर्जन का पूरा कार्यक्रम पूरी तरह से निजी रखा था। कार्यक्रम से मीडिया को भी दूरी बनाकर रखाई गई थी। धर्मेंद्र की अस्थियों को हरिद्वार के श्रवणनाथ नगर में निजी होटल के घाट पर सुबह सुबह विसर्जित किया गया। अस्थियां विसर्जित करने के बाद परिवार एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। आपको बता दें कि अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया था। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। कारोबारी से लाखों की लूट हुई है। हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। 1.90 लाख की लूट हुई है। 3 बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। कांटी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति। पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां धमदाहा नेहरू चौक पर चल रहे फर्जी अस्पताल को सील कर दिया गया। वहां काम कर रहे फर्जी डॉक्टर भी एफआईआर का आदेश दिया गया है। एसडीएम ने कहा है कि फर्जी अस्पताल में ऑपरेशन कर डिलीवरी की जाती थी। पिछले साल इसी अस्पताल में एक प्रसूता की मौत हुई। डॉक्टर को प्राथमिकी उनके ऊपर दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसने उस मामले में जमानत लेकर फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी। काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि अवैध अस्पताल का यहाँ पे चल रहा है सुचारू रूप से, क्योंकि पहले भी इन पे एक केस हुआ था, शायद कोई मरीज का देहांत हो गया था, तो ये बेल पे थे और फिर भी ये अवैध रूप से चला रहे। जहाँ एसडीओ साहब के द्वारा बोला गया और हम लोग आकर के देखे तो कंप्लीट अवैध ही है। इसमें ना डॉक्टर है, ना जो हॉस्पिटल का क्राइटेरिया है वो भी नहीं है। आप एमबीबीएस हैं? जी सर। और कहाँ से एमबीबीएस किए हैं? यूपी से। कौन सत्र में आप एमबीबीएस किए हैं? आप एमबीबीएस के स्टूडेंट रहे हैं? कौन सत्र में आप नीट किए थे? दिखा देते हैं सर पेपर। ठीक है। एमबीबीएस किए हैं आप? एमबीबीएस एएम क्या होता है? अल्टरनेटिव मेडिसिन। मतलब वो कोई मेडिकल कॉलेज ही कराती है? जी सर। कौन सा मेडिकल कॉलेज आपको कराया? क्या नाम हुआ? केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। सरकार ने नए पीएम कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ करने का ऐलान किया। इसी के साथ केंद्रीय सचिवालय और राजभवनों के नाम बदलने पर फैसला हुआ है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये परिसर जल्द ही पीएम मोदी का नया कार्यालय होगा, जो कि संसद भवन से महज 400 मीटर की दूरी पर बन रहा है। बिल्डिंग में 3 ब्लॉक हैं, जिसका काम तेजी से चल रहा है। आज हम बताने जा रहे हैं कि ये सेवा तीर्थ क्या है, सेवा तीर्थ किस तरीके से काम करेगा और इस सेवा तीर्थ में कौन कौन से लोग बैठेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का अब नया नाम सेवा तीर्थ होगा और सरकार ने कल ही इस मसले पर फैसला लिया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहें प्रधानमंत्री का नया कार्यालय है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये महज संसद भवन से 400 मीटर की दूरी पर अवस्थित है और इसमें काम जो है वो तेजी से चल रहा है और कुछ ही दिन के बाद
इसका काम पूरा कर लिया जाएगा और फिर यहां से कामकाज की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय अब तक साउथ ब्लॉक से चलता आ रहा है और कह सकते हैं कि ये जो साउथ ब्लॉक है उसमें पिछले 78 सालों से प्रधानमंत्री कार्यालय है और वहां पर कामकाज चल रहा है। लेकिन 78 साल के बाद अब वहां से ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो शिफ्ट होने वाला है और उसके बाद इस बिल्डिंग में पूरा जो कामकाज है वो शुरू हो जाएगा। गुजरात से बड़ी खबर आपको बता दें, वडोदरा में धोनी की सुरक्षा में सेंध। धोनी के काफिले में बाइक सवार घुस गए 3 युवक। बाइक सवार युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात में धोनी की सुरक्षा में सेंध हुई है। धोनी के काफिले में बाइक सवार घुस गए 3 युवक। बाइक सवार युवकों का वीडियो वायरल भी हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धोनी के काफिले में बाइक सवार घुसे। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ वडोदरा से न्यूज 18 संवाददाता हार्दिक दीक्षित फोन लाइन पर हैं। हार्दिक, क्या जानकारी है, कब ये सब कुछ हुआ है? बिल्कुल से अगर ये पूरी जो घटना है उसकी बात की जाए तो ये घटना जो है वो कल रात की है। वडोदरा जिले के वाघोडिया तहसील में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे MS धोनी जो है वो एक इवेंट में हाजिर हुए थे और इवेंट खत्म करने के बाद वो वडोदरा के लिए रवाना हुए थे। उस दौरान जो 3 युवक है वो एक ही बाइक पर सवार थे और तीनों युवक जो है वो एक बाइक लेकर धोनी का जो काफिला है उसके अंदर घुस गए थे। उसके बाद उन्होंने जोर जोर से धोनी के नाम की आवाजें दी थी, जोर जोर से उन्होंने चिल्लाया था। उसको देखकर धोनी जी है उन्होंने जो अपनी खिड़की है कार की उसका पर्दा भी डाल दिया था। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो जो प्रोटोकॉल है वो काफिला जा रहा है। चालू काफिले में ही पुलिस की एक PCR वैन है, वो एक कर्मचारी दरवाजा खोल के चालू वैन से ही जो युवक है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों युवक जो है वो बेकाबू हो चुके थे और उन्होंने जोर जोर से धोनी को आवाज लगाई थी। ट्रैफिक जो नियम है उनका भी उन्होंने उल्लंघन किया था और अपने खुद के साथ साथ जो महेंद्र सिंह धोनी है उनकी जान को भी उन्होंने जोखिम पे डाल दिया था। तो अभी ये जो 3 युवक है उनकी जो ये करतूत है उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और अभी की अगर फिलहाल बात की जाए तो वीडियो वायरल हुए लगभग 12 घंटे के आसपास का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक वडोदरा जिले के किसी भी पुलिस स्टेशन में इन 3 जो युवक है उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट जो है वो दाखिल नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 पर एक्सपायर्ड दवा फेंकी जाने की खबर चलने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। सदर अस्पताल में कचरे के ढेर के साथ सालों पहले एक्सपायर हुए दवा को रख दिया गया है। डीएम ने इसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही। से संज्ञान में आया है, जो भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उनसे स्पष्टीकरण लेने के लिए सिविल से निर्देश दिया गया है और जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा उस पर कार्रवाई होगी। वहीं भागलपुर में बीपीएससी टीचर भर्ती फेज 2 के तहत चयनित उर्दू शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र मिल गया है। समीक्षा भवन में हुए समारोह में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 40 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। पत्र पाकर शिक्षकों ने खुशी जताई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया। वो अभ्यर्थी अनुशंसित थे, उन लोगों को काउंसलिंग कराया गया। काउंसलिंग में 49 हमारे अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे, जिसमें से 9 कुछ संदेहास्पद थे जिनका कि कुछ एरर था नाम में, पिता के नाम में। उनको छोड़ के बाकी 40 का भी वितरण डीएम सर डीडीसी का स्तर से कर दिया गया है। इन सभी लोग को शुभकामनाएं दी गई कि आप स्कूल में जाकर अच्छे से पठन पाठन कार्य कराएंगे। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और अपने इस नियुक्ति पत्र के लिए अपने डीएम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनके जरिए ये हमें प्राप्त हुआ। और फिर बाकी सारे हमारे साथी जितने जुड़े हुए थे इस चीज में उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लंबे अंतराल जी 2 साल के बाद आज जाके खुशी प्राप्त हुई है हम लोगों को। पटना के बेटा स्थित निलिट परिसर में साइबर क्राइम रोकथाम के लिए विकसित अत्याधुनिक साइबर लैब का उद्घाटन आईटी विभाग के सचिव
एस कृष्णन ने किया है। कार्यक्रम में बिहार के IT सचिव और निदेशक नितिन पुरी मौजूद रहे। एस कृष्णन ने कहा कि बढ़ते साइबर अपराधों के बीच ऐसी लैब बेहद जरूरी है। यहाँ लोगों को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आधारित प्रशिक्षण और जागरूकता दी जाएगी। चल रहा है तो कंप्यूटर माध्यम से काफ़ी हमारे डेटा और ये सब चीज़ उसके माध्यम से चलते हैं। तो ये डेटा प्रोटेक्ट करने, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने और डेटा बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। छात्रों को और अन्य लोगों को ट्रेनिंग खास ज़रूरत है। सरकारी अफसर और प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इसका एक सुविधा अभी नाइलेट में बनाया गया है, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा बिहार में। और उन्होंने साइबर सिक्योरिटी की लैब का इनॉग्रेशन किया, तो मैं चाहता हूं कि इससे न केवल बिहार के सभी लोगों को साइबर सिक्योरिटी से डील करने में हेल्प मिलेगी, बल्कि पूरे भारतवर्ष के बच्चे भी यहाँ पे आके साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्री 4.0 के तहत सुवेक्षण टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर हमने ये लैब स्टैब्लिश की है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पे आके साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग लें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।